नमस्कार, मैं हिमांशु परियार न्यूज रत मीडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम उदयपुर के कुछ अनछुए पहलू और अनछुए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं उनको किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आपके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा कि उदयपुर में सर्वप्रथम अगर किसी का कुछ भी देखने की आवश्यकता पड़ती थी तो एक ही चैनल का नाम उनके मुंह पे रहता था, मेवाड़ चैनल। तो आप हैं छोगराल जी जो उदयपुर के हर छोटे से छोटे बिंदुओं को लेकर आपके सामने रहते थे। तो आप आज हम उनके माध्यम से ही जानना चाहेंगे कि उदयपुर में किस तरह से आप क्या बदलाव हुए और वो क्या देखना चाहते हैं, उदयपुर को वो आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं और उन्होंने अभी तक के अपने इस जीवन के सफर में क्या क्या उदयपुर में बदलाव देखे हैं, उनको लेकर उनके विचार जानना चाहेंगे। तो उस चैनल की जनता के माध्यम से आपका स्वागत है चैनल पे। जी हिमांशु जी नमस्ते। और आपके ये न्यूज़ चैनल है उसको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। जी सर। न्यूज़ न्यूज रत मीडिया तो आपको भी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। जी सर। उमेश जी को, सोनी जी को। जी जी जी। अब मेरे से आपने पूछ लिया, अब ये केबल सब जानते हैं मुझे। बिल्कुल सर। ये जो केबल या टीवी जो मैंने चलाई, यूँ समझो कि एक पागलपन था जी। पागलों जैसा काम था। मैं अपने आप में मान लो 30 साल पहले उदयपुर में अच्छी खासी यूं बचड़े, कोई भी गलत आदमी होता तो उसकी फेंट पकड़ने जैसा आदमी था मैं। क्या बात है 25-30 साल पहले जी। क्योंकि मेरी उम्र है 67 जी। तो अभी 67 में भी मैं आपके बराबर दिख रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जब ये केबल सिस्टम लगाया, ये न्यूज चलाई या केबल का काम किया, मेवाड़ केबल का, तो लोग हंसते थे कि यार तू बेवकूफ है, क्या केबल लगाना, क्या कर रहा है। और फिर इस केबल में भी मैंने जो वीसीआर से पिक्चरें बताते था, तो पिक्चरें बताई मैंने बहुत सी। फिर मैंने देखा कि यार इस उदयपुर में कई सारे इवेंट होते हैं, गणगौर का त्योहार होता है, गौरी जो मेवाड़ की एक ऐतिहासिक गौरी नृत्य वो होता है, कई सारी हमारी रथ यात्रा होती है। तो मैंने कई सारे कैमरामैन को भी बुलाया, जैसे आपके साथ जो ये उमेश जी माली है जी। 33 साल पहले ये भी शादी ब्याह की शूटिंग करते थे, उसमें कोई बुराई नहीं, मेरे साथ केबल ऑपरेटर भी थे। बट इनका भी कैमरा लेकर मैं शूटिंग करता था और मेरे इस मेवाड़ न्यूज के नाम से उसमें बताता था। तो ये मेरा एक शौक हो गया था, पागलपन हो गया था जी। तो इस तरह से तो मैंने मेरे ये मेवाड़ न्यूज स्टार्ट किया। अब आपने पूछा कि उदयपुर में क्या बदलाव आया, तो बहुत सा बदलाव आया जी। पहले ब्रॉड गेज नहीं थी, अब ब्रॉड गेज हो गई है। पहले अहमदाबाद पर एक वही सड़ी गुली मीटर गेज लाइन चलती थी, तो हमारे यहाँ के सांसद जितने भी थे, अर्जुन जी मीणा, सीपी जोशी, इन सब लोगों ने, उदयपुर के नेताओं ने मिलकर भारत सरकार से उदयपुर से अहमदाबाद तक ब्रॉड गेज चलाई। तो यानी कि बहुत से बदलाव हो रहे हैं। तो आपके इस कार्यकाल में जो पुराना समय बीता और क्या लगता है कि उदयपुर को अब इन चीज़ों की आवश्यकता है और आप खुद उनकी मांग करते हैं उदयपुर के लिए, क्योंकि उदयपुर एक हमारा ऐतिहासिक क्षेत्र भी है जो इसके इतिहास को लेकर पूरा विश्व जानता भी है और यहाँ की हर एक एक बारीकी को देखने के लिए आता है। लेकिन अब क्या टूरिस्ट के माध्यम से हम क्या मांग करते हैं, क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता और क्या आपको ऐसे बिंदु चाहिए, मतलब आप कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है उदयपुर को, ताकि एक अच्छी छवि भी बने और उदयपुर में रोजगार भी बढ़े और नया युद्ध भी उदयपुर से प्रेरित हो। बदलाव तो क्या कर सकते हैं यार, वो के वही है, डाक के 3 पात। हम बॉम्बे जाते हैं, जयपुर जाते हैं, वो का वो, जोधपुर जाते हैं, वैसा का वैसा। जी जी। जो प्रशासनिक होती है, नगर निगम या यूडी है, अपना कचरा उठाती है, बिल्कुल। वो की वो चौराहे है, वही चौराहे है। बदलाव उदयपुर में ये हो सकता है कि जैसे नगर निगम में मैं भी पार्षद हूँ या था जी। अभी जस्ट इस बोर्ड में, तो हम लोगों ने जो ट्रैफिक की समस्या आती है, तो हम लोगों ने ये जो फ्लाईओवर बनाने की कोशिश की है और उसका काम भी चालू हो गया है। तो
टूरिस्ट आता है, जब भी हम सब, आप भी न्यूज कवरेज करते हो, हम भी देखते हैं, अखबारों में देखते हैं कि जब भी टूरिस्ट का सीजन होता है तो सारे चौराहों पर जाम लग जाता है। जाम तो बहुत ज्यादा तो उस जाम से उदयपुर लोकल बहुत परेशान हो जाता है जी। और टूरिस्ट भी परेशान हो जाता है। तो हम लोगों ने, सबने, नगर निगम उदयपुर ने निर्णय लिया कि साहब एक फ्लाईओवर होना चाहिए। तो वो फ्लाईओवर हमारे विधायक महोदय ताराचंद जी, हमारी जो नगर निगम उदयपुर और यूआईटी मिलकर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये एलिवेटेड रोड, हाँ, जिसको एलिवेटेड रोड कहते हैं, जो पारस से होके यस यस, वो एलिवेटेड रोड हो गया। और फ्लाईओवर हमारी नगर निगम 2 बना चुकी है जी, जो कुमारको भट्टा और सेवाश्रम पे। लेकिन एलिवेटेड रोड बनने से बहुत सा ट्रैफिक ठीक हो जाएगा। मान लो किसी को, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, उसको डायरेक्ट नाथद्वारा जाना है, तो उसको उदयपुर और दिल्ली गेट के नीचे आने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा ऊपर निकल जाएगा जी। तो ये नया बदलाव हो रहा है, टूरिस्ट के लिए ही है। अभी वर्तमान में जिस तरह से क्राइम उदयपुर में बढ़ रहा है, टूरिस्ट आता है, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बार बार आकस्मिक उनको निकलना पड़ता है, तो उदयपुर की जो छवि इन 5-7 सालों में बदली है, तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी स्थिति को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? हाँ, क्राइम, नो डाउट क्राइम होता है, बरसों से होता हुआ आया है, पुलिस पकड़ती है, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे हो गए जो होने ही नहीं चाहिए। मान लो एक किसी आदमी, कन्हैयालाल, उसको 100 टेलर का काम करता था, उसके गर्दन काट दी। ये ऐसे नीचतापूर्वक क्राइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उदयपुर की जो आम जनता है वो तो कभी, मतलब मेरा भी इतना समय निकला है, मैंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी, लेकिन इन 5-7 सालों में जो स्थितियां पैदा हुई है वो वाकई में जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो उसमें किस तरह से रोका जा सकता है? क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं? उसका देखो, पुलिस क्या है, पुलिस क्या करती है, वो बेचारी क्या करे। पुलिस, क्राइम होगा और उस क्राइम करने वाले को पकड़ सकती है, पकड़ के कोशिश करती है कि उसको सजा दिलावे जी। सामने वकील भी तैयार रहते हैं। एक्चुअल में क्राइम जो रोकना ही है, तो सामाजिक स्तर पर क्राइम रुक सकता है। मान लो मैं माली समाज का हूँ, कोई समाज का है, कोई जैन समाज का है, कोई किसी समाज का है, तो वो परिवार, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, वो अपना बेटा कोई गलत काम कर रहा है, तो जब तक उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये क्राइम रुकना बहुत मुश्किल है। कई सारे ऐसे जातीय, कई सारे ऐसे दादा होते हैं जिनके ऊपर कोई समाज का अंकुश तो है ही नहीं, क्या है, मार के आ जाएंगे, जमानतें करवा देंगे, तो उस स्थिति में तो क्राइम बढ़ता है। तो आप, मतलब जिस तरह से नए युद्ध को लेकर आप कहना चाहते हैं कोई अंकुश नहीं है, नए युद्ध पर लेकर कोई उसका डायरेक्शन नहीं है। हाँ, माँ बाप का अंकुश, परिवार का अंकुश, सामाजिक अंकुश। आज देखो कि जैसे कि कई सारे ऐसे समाज है, सिंधी समाज भी है साहब, सिंधी समाज ने बहुत प्रोग्रेस की है। कहाँ है इस उदयपुर में चाकू, छुरी, तलवार या बंदूक मारने वाला कोई सिंधी लड़का दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता ना। कोई जैन समाज में कहाँ दिखता है? कोई दिखता क्या? नहीं दिखता। तो कुछ है जो अपने समाज से नहीं डरते हैं, तो समाज से डरना चाहिए आदमी को। ये अच्छा, समाज में ये भी नहीं है कि कोई समाज का पंच जो कर ही नहीं सकता, वो अपनी चाबुक ठोके, जात को जबरदस्ती दबावे। लेकिन सामाजिक, परिवार के माँ बाप को, रिश्तेदार को अपने बच्चों बच्ची पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं दोगे तो ये सारे कबाड़े पूरे उदयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। शिक्षा पद्धति पे क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा तो बहुत बढ़िया ले रहे हैं लोग, अपने माँ बाप उसको पढ़ा रहे हैं। कोई जिसकी जितनी औकात है ना, वो कोई जयपुर भेज रहा है, कोई अमेठी यूनिवर्सिटी में भेज रहा है, कोई बेंगलोर भेज रहा है। तो शिक्षा तो बहुत ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर ये बदलाव कैसे आ रहा है नया युद्ध? क्योंकि आपका भी समय काल निकला, हम भी निकले। अब वो नया शिक्षा लेना, मान लो जैसे कि कोटा जा रहा है साहब जी, कोटा में रोज वो शिक्षा वाले रोज हमारे अखबारों में पढ़ रहे हैं कि कोटा में रोज हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई सुसाइड कर रहा है। सुनते हो ना आप अखबार में, ऐसा कई जगह हो रहा है। तो अब वहाँ वो सारे लड़के ही लड़के रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, फिर कोई लव स्टोरी चलेगी, उसमें सुसाइड कर लेगा, फिर माँ बाप उसको डांटेंगे।
तू इतने परसेंट नहीं आया तो तेरे ये कर देंगे, तो यानी कि उसको माँ बाप का, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो मिल ही नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा शिक्षा का दबाव भी गलत है हमारे। तो मतलब यही प्रश्न आपका जो सवाल जो जवाब था, वापस उसी का हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उदयपुर में कई लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उदयपुर जो इंस्टीट्यूट हब बनने जा रहा है, क्योंकि हम उदयपुर को भी इंस्टीट्यूट हम देखते हैं, कई यूनिवर्सिटियां भी उदयपुर में दिखती हैं, लेकिन बार बार जो घटनाएं घट रही है और उदयपुर से जो टूरिस्ट आता है उदयपुर में, लेकिन बार बार ऐसी छवि को लेकर जो बार बार वो बाहर जाता है, फिर उदयपुर की जिस तरह से अभी जो 5-6 सालों में विश्व पटल पर जो उदयपुर की छवि बनी है, नेगेटिव छवि जो बनी है, उसे लेकर किस तरह से क्या आप कहना चाहेंगे, उसमें क्या ऐसी सुधार करने की आवश्यकता है या फिर क्या शिक्षाओं की वाकई में आवश्यकता है, क्योंकि उदयपुर की बात कर रहे हैं। देखो, एक तो कानून जो है ना हिंदुस्तान में, या राजस्थान का कानून उदयपुर में भी लागू होता है। बिल्कुल सर। अब सुधार तो क्या है, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए तो खाली राजस्थान पुलिस या उदयपुर की पुलिस ही अपराधियों को पकड़ सकती है, और पकड़ भी रही है। लेकिन अधिकतर जो हत्याएं हो रही है जमीन जायदाद की ज्यादा हो रही है आजकल जी। किसी करोड़पति ने 4 गुंडों को हायर कर लिया कि यार जमीन तो वो मेरी है, खाली नहीं कर रहा है। तो इस तरह से पैसे के लिए काम हो रहे हैं। तो पैसे के लालच में जो आदमी मान लो काम धंधा तो करना नहीं चाहता है, वो देखता है यार फोकट में बियर कौन पिलाएगा, फोकट में दारू कौन पिलाएगा, अपन तो इस दादा के साथ रहो, कपड़े भी सिला देगा, दारू भी पिला देगा, और वो दादा अनैतिक काम करवाते हैं, तो लोग भटक जाते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 2047 की विजन पर बात कर रहे हैं, आज विश्व पटल पे हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से अगर मेवाड़ या हम आपस में क्षेत्र में अगर देखें तो फिर हम कैसे 2047 में विकसित भारत की बातें करें? नहीं, देखो चेंज तो हुआ है, लोग काम धंधा करने लगे हैं, कई सारी इतनी फैक्ट्री लग रही है, कई सारे इतने काम डेवलप हो रहे हैं। हमारे उदयपुर में आज कम से कम हजारों होटलें होगी, हजारों। पहले 100 या 200 कहते थे, अब 2 से नहीं ना, 1000 से ऊपर है। आप कितनी होटल मानते हो उदयपुर जिले में? काफी होटलें हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो लमसम 2-2,500 होटलें तो हजारों, 2,500 हजारों की संख्या में अगर ये होटलें बन रही है तो इसका मतलब एक होटल में काम करने के लिए 50, 100, 200 कर्मचारी आ रहे हैं, तो यानी कि जॉब तो मिल रहा है लोगों को। कई सारे ऐसे जो लोग कोई समझते ही नहीं थे कि हम रूम बॉय कैसे बने, हम मैनेजर कैसे बने, हम शेफ कैसे बने, हम कई सारी चीजें हैं ना। जी जी। तो ऐसी कई सारी होटल इंडस्ट्री आने से कई सारे बेरोजगार युवक उसमें खप रहे हैं, जिनको काम धंधा मिल रहा है, तो कम से कम वो क्राइम की ओर नहीं बढ़ेंगे। जितना हमारे यहाँ फैक्ट्री होगी, जितना यहाँ हमारे यहाँ काम धंधा बढ़ेगा, तो उसको रोजगार बढ़ेगा। और होटल इंडस्ट्री भी ऐसी है जो रोजगार को बढ़ावा दे रही है। तो एक और जहाँ यहाँ पर सवाल है कि जैसे हमारे कलेक्टर महोदय ने अभी जो आदेश पारित किया है कि किराएदार हो या चाहे कोई भी नया किराएदार हो या नया वर्कर हो, उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है, तो इस पे क्या आप किस तरह से देखते हैं और क्या? वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए ना यार। जी, जी। जो कलेक्टर है, एसपी है, और किराएदार की तो ड्यूटी होनी चाहिए कि कोई चोटा आ गया, कोई बांग्लादेशी आ गया, तुम 1000 रुपए ज्यादा के उसके किराए के चक्कर में किसी बांग्लादेशी को आपने किराया दे दिया, तो उसका आई कार्ड तो देखो ना कम से कम यार, उसका फोटो तो देखो। क्योंकि पूछने का ये कारण था कि उदयपुर की, हम आज भी कहते हैं उदयपुर की जनता तो बहुत ही मतलब व्यवहार कुशल थी, लेकिन जो भी केस पिछले के दिनों में देखने को मिले हैं वो केस चाहे लूटपाट के हो, चाहे बैंक के डकैती को हो, तो उसमें अधिकतर बाहर के लोग ही देखने को मिले हैं। तो जिस तरह से ये आदेश जो पारित किया है, तो क्या इसमें क्या लगता है कि कितने हद तक हम अंकुश लगा पाएंगे? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ कि जिला प्रशासन ने जो कहा है कि कम से कम कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को किराया रखता है तो उसकी वो वेरिफिकेशन तो जरूर करवा ले, और हो सके तो थाने में भी जाके रिपोर्ट दे दे। जी सर। हो सके तो अपना संबंधित थाना, मान लो जैसे कि मेरा घर प्रताप नगर थाने में है,
बोरा गणेश जी आता जी। है, मेरे पास को किराएदार आता है, तो मैंने किराए उसके कागज देख लिए और उस किराएदार का फोटो और उसका नंबर मैं अपने हाँ। संबंधित थाना में भी रजिस्ट्रेशन करा लूं कि जी। साहब मेरे यहाँ एक किराएदार आया है, तो ऐसा करवा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। उदयपुर में 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो सबकी ज़ुबान पे चल रहे हैं। एक आयड़ का मुद्दा लेकर जो बार-बार सबके सामने आ रहा है, एक रेलवे स्टेशन का मुद्दा सबके सामने आ रहा है और दूसरा ये जो नाइट फूड का जो नाइट मार्केट को लेकर सबकी मांग है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब आयड जो अभी जो बनी है, उस आयड को अगर 5 साल पहले आपने किसी ने भी देखी होगी बिल्कुल। तो सारे अंग्रेजी बबूल पड़े रहते थे पूरी आयड में। जो भी कोई घोड़ा गधा कुत्ता मर जाता था तो उसको उस आयड नदी में ही फेंकते थे। उस आयड नदी के पैदल कभी चलते थे तो मरे हुए कुत्ते की बदबू आती थी। तो अभी आयड नदी को हमारी नगर निगम ने या किसी ने भी स्मार्ट सिटी ने उसको ठीक बनाया है, साइडों में पत्थर लगाए हैं, तो आयड उससे सुंदर बन रही है और जो भी कमी भी है उसको और सुंदर बना सकते हैं। तो वो ठीक है। आज से तो 5 साल 7 साल पहले आयड नदी सबने देखी, पूरे अंग्रेजी बबूल ही होते थे और मरे हुए कुत्ते लोग उसमें फेंकते थे तो बदबू मारती थी। दूसरा ये जो रेलवे स्टेशन के सामने जो एक मतलब नया रेलवे स्टेशन बन रहा है और दूसरा रेलवे स्टेशन के सामने जमीन को लेकर बार-बार विवाद है, उसे क्या कहना चाहेंगे? अब जमीन में जैसे मैं नगर निगम जी। उदयपुर, उसमें मैं स्वयं एक समिति का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैंने बहुत सी आवाज उठाई है। कुछ मैंने रोड 10-12 फीट चौड़ा करवाए भी है, डामर करवाई भी है, लेकिन आज की तारीख में जहाँ 10-15 फीट डामर चौड़ा करवाया उस पर भी उस कच्ची बस्ती वालों ने पूरा सामान रख रखा है। ये जिला प्रशासन को चाहिए कि उसको तुरंत हटावे, क्योंकि हमारा रेलवे सिटी स्टेशन में जो अभी वर्तमान में काम चल रहा है, सारे टेम्पो गाड़ियां सवारियां बाहर से रोड के बाहर उतरती है, रोड के बाहर गाड़ी से उतरकर उस प्रवेश करती है मेन रोड से, जहां अहमदाबाद रोड चलता है वहां से, तो ऑलरेडी वहां जाम लगता है। तो ऐसे कचरे को अभी उठा देना चाहिए। तो ये नगर निगम की और जिला प्रशासन की ड्यूटी है। जी। आप कभी जिला प्रशासन से पूछोगे क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग यार? अब हम तो बार बार बोल बोल के थक गए। हो सकता है अगली बार फिर पार्षद बनूंगा और फिर ये आवाज उठाऊंगा। बिल्कुल, ये तो जनता का प्रेम तो देखने ये को मिलता कर रहा है, सही, अच्छा होना चाहिए। और बार-बार उदयपुर में जो मांग उठ रही है कि नाइट फूड की एक व्यवस्था की जाए। बार-बार जो बाहर से सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो इधर-उधर भटकते हैं क्योंकि 11 के बजे के बाद में उदयपुर में रात में ना खाने को मिलता है, ना ही कहीं मतलब उदयपुर के जो लोकल लोग हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जो बाहर के जो लोग आते हैं घूमने के लिए, होटलों में ठहरने के लिए, लेकिन ना तो उनको रात को कोई खाने की व्यवस्था मिलती है, ना ही खाने-पीने की व्यवस्था मिलती है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं इसे? देखो, उसमें क्या होता है कि उदयपुर से कोई भी आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, चित्तौड़ से आ रहा है, बड़ी सारडी से आ रहा है, जयपुर से आ रहा है, आ तो रहा है जी। आजकल तो ऑनलाइन काम होता है सारा का सारा। जितने टूरिस्ट कार से आ रहे हैं, जो भी आएंगे ना, वो कार से ही आते हैं ज्यादातर। तो लोग टूरिस्ट की बात जो कर रहे हो, कारों से आते हैं, रेल से आते हैं, सभी के पास ऑनलाइन मोबाइल होता है। 2 मिनट में रेल में तो सारा खाना मिलता है आपको। रेल में तो आप जब आते हो तो खाना मिलता है रेल में। उसके बाद की प्रक्रिया उसके बाद की प्रक्रिया 4-4 तो 5-5 दिन तक वो यहाँ पर ठहरते हैं। अरे 5 दिन तक ठहरता तो सड़क पे थोड़ी ठहरेगा, किसी न किसी होटल में ठहरेगा ना, अपनी औकात के अनुसार। जी सर। उसकी औकात है कि मैं 1000 रुपए के कमरे में ठहर रहा हूँ, या उसकी औकात है कि मैं लेक पैलेस में ठहर रहा हूँ 10,000 25,000 के कमरे में। तो औकात के अनुसार उसको उस होटल में भी खाना मिल जाता है। जी। फिर भी आप चाह रहे हो, और ऑनलाइन आजकल तो ये पिज्जा हट ये क्या बावर्चीन फावर्चीन सब इसके नंबर ऑनलाइन होते हैं। मोबाइल पे डाला और आपके घर ये कौन सा होता है, जोमेटो वाला 2 मिनट में आपके सामान दे के आपकी कार में दे के चला जाएगा, भैया ये लोकेशन है, मैं गाड़ी लेके खड़ा हूँ। तो ये सब ऐसा भी होता है। तो जितना आप कह रहे हो कि सारा टूरिस्ट उदयपुर में भूखे मर रहा है, वो नौबत अभी नहीं है। उदयपुर के लोग तो भूखे अरे टूरिस्ट भूखे नहीं मर रहा है, उदयपुर में कहाँ भूखे मर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। टूरिस्ट भूखे नहीं मर रहा है। हाँ, टूरिस्ट के लिए नई सुविधा होनी चाहिए। अगर कहीं फूड जोन बनता है तो जाओ ना, 10 बजे तक वहाँ
ये क्या बोलते रहे, सुखाड़े सर्कल पे जाओ आप देखो, जी 10 बजे तक तो खुला रहता है सुखाड़े सर्कल। 10-11 बजे तक तो खुला रहता है। 11 बजे तक, आप 11 बजे से फिर बाद में 11 बजे बाद और क्या खाओगे तुम यार। जी 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 तो 11 बजे तक जब आप स्वयं कह रहे हो कि सुखाड़े सर्कल पे खाने पीने का सामान खुला रहता है, तो उदयपुर की जनता की मांग है, हम उनकी मांग को सामने रख रहे क्या हैं। कहती है उदयपुर की जनता? उदयपुर की जनता बार बार हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है और वो बार बार आवाज उठाती है कि भाई हमारे उदयपुर में जो लोग आते हैं रात को सिटी में, ओल्ड सिटी में घूमते फिरते रहते हैं, हम भी घूमते हैं। अरे तो उदयपुर की जनता को क्या खुद की उसके उसके उदयपुर की जनता का कोई मेहमान आएगा तो उसके घर में आएगा वो तो। जी उदयपुर की जैसे जैसे मेरा कोई उदयपुर मिलने वाला आ रहा है, जयपुर से आ रहा है, चोवालाल जी मैं आज उदयपुर आ रहा हूँ यार, क्या व्यवस्था है, कौन सी होटल में जाऊँ, तो मैं खुद ही उसको कह देता हूँ कि यार वहाँ लेक व्यू होटल है, उसमें चला जाए, उसमें खाने वाने का भी अच्छा प्रबंध है। जी तो उदयपुर के लोगों को, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, ये बहुत पुराना जमाना हो गया जिसको पता नहीं चलता था, अब तो मोबाइल के जरिए 2 मिनट में सब कुछ पता रहता है। और इतने सारे इस उदयपुर में जो गाड़ी, गुजरात की देखो, एमपी की देखो, लपके लपके का नाम सुना? लपके बिल्कुल, हम हाँ लपके बिल्कुल अपने उदयपुर को ये शब्द तो सबसे ज्यादा वाकिफ हो गए तो क्योंकि लपके बिल्कुल तैयार रहते हैं कि गाड़ी गुजरात की है, जयपुर से ही है, एमपी से ही है, सर क्या चाहिए आपको, होटल चाहिए, रूम चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं हमको तो अच्छा खाना खाना। तो ऐसे लपके बहुत खड़े रहते हैं, सर मैं आपको अच्छी होटल खाने की, भोजन की दिखाता हूँ। इसकी भी बहुत समस्या बार बार उठती है कई बार, तो इसे क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी लपकों की जो समस्या बार बार है, चाहे सहेलियों की बाड़ी हो या अपन फतेह सागर हुए या गुलाबबाग हुए, उसमें भी कई मतलब क्योंकि दिखाने का कुछ और प्रयास होता है, लेकिन कई ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि कई टूरिस्ट के साथ में अभद्र व्यवहार भी देखने को मिला है कई बार ऐसी सिचुएशन। हाँ कुछ लपके ऐसे होते हैं, प्रत्येक लपका ऐसा नहीं होता है। हाँ नहीं, आपने जहाँ बात की है तो उसको लेकर के भाई ऐसी सिचुएशन, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे और अखबारों में कई बार हमने सुना है कि भाई फलानी जगह पे इस तरह से लपकों ने और तो यार लपका लपका होता है यार, मान लो मैं होटल खोलता हूँ, मैं भी 2 आदमी लगा देता हूँ रेलवे स्टेशन पे, जहाँ भी खड़ा रहे कोई ग्राहक आ रहा तो लेके आना, अब आप उसी को लपका कह रहे हो ना। जी जी तब लपका लपका अपना धंधा, वो अपना पेट भर रहा, मैं क्या करूँ। हाँ लपका को गलत काम नहीं करना चाहिए। जी 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 और क्या कहना चाहेंगे उदयपुर को लेकर, किस तरह से देखते हैं? हाँ इसके बीच में एक जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है, बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये जो बीच में एक चीज रुक गई थी, आज उदयपुर की जनता भी और भारत की जनता भी इसको विवाद को लेकर एक असमंजस में पड़ी हुई है कि क्या ये युद्ध होगा या फिर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या युद्ध क्या चला। क्या क्या रुक गई, आप मुझे क्लियर करो। नहीं, जिस तरह से ये सीज फायर की जो समस्या सामने आई थी कि भाई भारत ने सीज फायर कर दिया था और पाकिस्तान के बीच में जो सैन्य कार्यवाही रुक गई थी, क्योंकि हमारे सिंदूर को लेकर सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर की जो ऑपरेशन चलाया था, क्यों चलाया था वो सब जानते हैं। जो घटना घटी थी वो कहने से ही एक अंदर की फीलिंग आ जाती है कि भाई जो वहाँ पर घटा वो घटना नहीं चाहिए था, लेकिन बात अब जब भारत पाकिस्तान की आ जाती है तो जनता उसको जो जिस तरह से देखती है। लेकिन आज जिस तरह से भारत की छवि विश्व पटल पर, क्योंकि हम 47 की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो जो छवि विश्व पटल पर बनने की जो चल रही है, तो किस तरह से आप उसे देखते हैं और इस युद्ध को किस तरह से देखते हैं, और जो इसके माध्यम से पाकिस्तान को जो समर्थन किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसे किस तरह से देखते हैं? देखो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल से ये युद्ध नहीं था, सिर्फ जितने आतंकी या आतंकवादी के अड्डे पाकिस्तान में थे, क्योंकि कंधार हाईजैक कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। जी कितना समय हो गया? 20-25 साल हो गया ना उसको। तो कंधार पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया, ऐसे ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, पूर्व में जो कांग्रेस की सरकारें थी ना, वो आतंकवादी कहाँ बताती थी? सिर्फ ये बॉर्डर पे आतंकवादी है। जी तो कोई छुटपुट घटना करती थी ना, तो पूर्व की जो कांग्रेस सरकार के टाइम में आपने सुना होगा कि आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने हमारे एक सैनिक की गर्दन भी काट दी थी और उसकी गर्दन को वापस नहीं दी और ये शरीर दे दिया, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये आतंकवादी घटना ही थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ भी उसको जवाब क्या दिया? नहीं दिया था। कुछ भी नहीं दिया। तो नरेंद्र जी मोदी
जो भारत के प्रधानमंत्री, जो वहां पर पहलगाम में जो बोल के मारा, हम तो कुत्ते ही कहेंगे, आतंकवादी नहीं, कुत्ते आतंकवादी साले। उन्होंने पूछा बोल तेरे को ये आता है क्या, तेरे को ये आता है क्या? नहीं साहब हम तो हिंदू हैं। तो ये लगा फड़ फड़ बात बता दिया। फिर उस औरत को कह रहा है, तो उस औरत की, किसी का धनी मर जाता है तो यार उसकी औरत कह रही कि मेरे को भी मारो, मेरे को जिंदा। वो बोला नहीं, जा तेरे मोदी को जाकर बोलना कि हमने हिंदू को मारा। ये क्या है? कुल मिलाकर जितने आतंकवादी थे उनको पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर, 200 किलोमीटर अंदर जाकर उसको पूरा मिसाइल से उसके घर को तस नहस कर दिया, मर गया। पाकिस्तान को बता नहीं सक रहा कि हमारे कितने आतंकवादी मरे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ यार। अब आप आए कि यार सीज फायर। अरे भाई सीज फायर तो हम तो कह रहे हैं, हमने तो युद्ध शुरू ही नहीं किया यार, हमने तो सिर्फ आतंकवादियों को मारना है। और आतंकवादी को मारने के लिए पूरा वर्ल्ड तैयार है भारत के साथ। हर व्यक्ति, चाहे अमेरिका में भी आतंकवाद हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड तोड़ गया था आतंकवादियों ने, तो अमेरिका वालों ने भी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से मारा कि नहीं मारा? बताओ, घर में घुस के मारा कि नहीं मारा? जब पाकिस्तान, अमेरिका ओसामा बिन लादेन को, अपने दुश्मन को पाकिस्तान में आकर मार सकता है, तो क्या हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी मर्द है बॉस? उसने एक मारा, हमारे मोदी ने तो कम से कम मेरे साल से 1000 खान मार दिए, पाकिस्तान बचा नहीं पा रहा। और फिर उसके जो सेना के कमांडर होते हैं ना, उन कमांडरों ने कहा सर प्लीज 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 अब आप मिसाइल मत ठोको। तो ओके, और जब उनकी सारी मिसाइलों को भारत ने फेल कर दी, तो यानी कि ये हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। पूरे वर्ल्ड के रशिया अपनी दादागिरी क्या करता है कि अपने पास, उसके पास बहुत सामान है, बहुत से हथियार है। अमेरिका के पास क्या है? उसके पास बहुत से हथियार है। चाइना के पास क्या है? बहुत से हथियार है। ये तीनों बड़ी महाशक्तियां अपने हथियारों के बलबूते पर पूरे वर्ल्ड को लड़ती है, कई देशों को आपस में लड़ती है, भारत भी है। अब उन तीन महाशक्तियों को समझ में आ गया कि भारत उनका भी बाप बन रहा है या बन गया है। चाइना के वो जो ड्रोन होता है, क्या चाइना के मिसाइल को हिंदुस्तान ने मार दिया, तो यानी कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है और स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि क्या इसमें और चेंजेस करने की आवश्यकता है या फिर क्या इसमें और ऐड करने की आवश्यकता है? देखो, स्मार्ट सिटी ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, भारत सरकार के पैसा आया। राजस्थान के कई शहरों में ऐसा हुआ, अजमेर में, जयपुर में, सब जगह, कोटा में, सब जगह स्मार्ट सिटी का काम का पैसा गया। कोटा में जो स्मार्ट सिटी का आप काम देखो, जिस चंबल पर नदी के किनारे लोग जाना नहीं चाहते थे, वो चंबल नदी इतनी सॉलिड और इतनी खूबसूरत बन गई है कि वहां लोग जाकर आनंद ले रहे हैं और टूरिस्ट जा रहे हैं। एक बात, पैसा हमारे यहाँ भी उतना ही आया, बहुत पैसा आया, करोड़ों अरबों में पैसा आया। अब हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी के अंदर जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस भी खुला है, नगर निगम उदयपुर के पीछे है, और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ के नेता ने बनाया होगा, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स ने बनाया होगा। जैसे कि सीवरेज की लाइनें थी, पुरानी हो गई थी, तो 18 वार्डों में स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के अंदर सीवरेज की लाइनें डाली गई। वो सीवरेज की लाइनें एल&टी कंपनी को ठेका मिला। एल&टी कंपनी के वॉचिंग रखने के लिए नगर निगम के अधिकारी नियुक्त किए गए। स्मार्ट सिटी में 5 या 7 बरस हो गए हैं एल&टी कंपनी काम कर रही है। ऐसा भी एग्रीमेंट है कि जब काम पूरा हो जाएगा, वह एल&टी कंपनी स्मार्ट सिटी को अपना पूरा काम
उसको सौंपेगी कि सर हमने काम पूरा कर लिया है। काम पूरा करने के बाद, सौंपने के बाद 10 साल तक L&T कंपनी की गारंटी है, ऐसा एग्रीमेंट है स्मार्ट सिटी और L&T कंपनी का। लेकिन लगभग काम उसका पूरा हो गया है, अभी काम नहीं सौंपा है, एक भी सीवरेज लाइन कंप्लीट नहीं है। आप भी कई ग्रुपों से जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल सर। आपके पास भी न्यूज आती होगी कि आज घंटाघर पर सीवरेज लाइन चौक, मैं वार्ड 57 का पार्षद, वार्ड 57 में रोज आए दिन चौक होती है, ऐसी सब वार्डों में चौक हो रही है। तो मतलब स्मार्ट सिटी का ये काम उचित देखरेख नहीं करने के कारण उदयपुर के लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगा। समस्या के नाम पर तो वैसे भी जैसे बार बार इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है, पानी की 24 घंटे पानी की आपूर्ति को लेकर कहा गया था, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही, ये ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक का जो मामला, इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, वाटर वर्क्स की ज्यादा परेशानी है। जितनी लाइनें, वो भी एग्रीमेंट है, L&T कंपनी, स्मार्ट कंपनी और जलदाय विभाग उदयपुर, उसका एग्रीमेंट है सरकार से। बिल्कुल। कि जलदाय विभाग के जितने इंजीनियर हैं, L&T कंपनी जो पानी के लिए लाइनें डाल रही है, जलदाय विभाग के इंजीनियर उस पर मॉनिटरिंग करेंगे कि ये पाइपलाइन सही जा रही कि नहीं जा रही है। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि माचला मंगरा के ऊपर करोड़ों रुपए में एक टंकी बनी पानी की, और 24 घंटे 18 वार्ड को मिनरल वाटर जैसा पानी देना होगा। 24 घंटे की बात छोड़ो आप यार, 18 वार्डों में एक साथ 1 घंटा पानी भी नहीं दे सक रही है। समय की समस्या भी बहुत रहती है, कभी एक दिन सुबह आता है। अरे भैया, तो ये गलती किसकी है? हमारे यहाँ के संबंधित जिला प्रशासन की, जिला अधिकारियों की, कि उस L&T कंपनी को पाबंद क्यों नहीं कर रहा है, उसके पैसे क्यों नहीं, क्योंकि पैसे तो लगभग वो उठा चुका है। L&T कंपनी के आधे इंजीनियर भाग गए, कहाँ है? कोई दिखते क्या? L&T कंपनी का बड़ा ऑफिस है क्या उस उदयपुर में? इसका खामियाजा तो जनता भुगत रही है। तो जनता भुगत रही है, तो या तो जो जन नेता है, मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं भी पार्षद रहा, तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं कलेक्टर साहब से मिलूं, जो हमारा सांसद है, जो हमारा MLA है, जितने भी पूर्व में महापौर रह चुके हैं, जो जनप्रतिनिधि या राजनीतिक पार्टी में अपना कुछ भाषण वगैरह देते हैं, उनकी ड्यूटी है कि इस काम को ठीक कराने के लिए कलेक्टर से मिले, स्मार्ट सिटी के CEO से मिले, तो काम होगा। आप चुपचाप बैठे रहोगे तो लोग समझेंगे काम हो गया, दिखे, वो भाग जाएगा। पब्लिक को क्या मालूम कि क्या एग्रीमेंट है? जी। पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि 24 घंटे पानी देने का एग्रीमेंट स्मार्ट सिटी ने क्या हुआ है L&T कंपनी से, और पैसा L&T कंपनी उठा चुकी है। तो इसकी समस्या को कैसे सोल्व किया जा सकता है? क्योंकि जनता तो समस्या लगातार उठा रही है, प्रशासन तक भी पहुंचा रही है, लेकिन जो बीच में जिस तरह से डुलमुल, बीच के दलाल बहुत तेज है। सीधे कौन है? बीच के बिचौलिए जो होता है ना, बिचौलिए, वो अपनी आवाज को ठीक उठा नहीं सक रहे, टेबल को ठीक ठोक नहीं सक रहे। टेबल ठोकने वाला नेता जिस दिन मिल जाएगा ना उदयपुर को, अच्छा काम हो जाएगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे जनता को? अंत में यही है कि जनता स्वयं नेता बने, अपने मोहल्ले वाइज से खड़े हुए, अपने वार्ड से खड़े हुए, अपने वार्ड में जो भी जिस भी पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता हो, चाहे बीजेपी का पार्टी का नेता हो, उसके साथ जावे और क्या एग्रीमेंट है उसको समझकर जिला कलेक्टर से मिले, काम होगा। और नहीं होगा तो काम करने के लिए जिला कलेक्टर के सामने धरना देने का भी औकात रखनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, आप थे छोलाल जी, जिन्होंने बेधड़क, वैसे तो आपका हमेशा ही ऐसे वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं कि वे जब भी बोलते हैं निष्पक्ष, खुला बोलते हैं, और आज भी देखा किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे। फिर हम मिलेंगे उदयपुर के कुछ अनछुए पहलू को, अनछुई समस्याओं को और अनछुए इतिहास को लेकर आपके सामने। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी।